अमेरिकन गेहूं की बात कर रहे हैं, PL 480 में ये समझौता हुआ था और शायद जो गेहूं समुद्र में वो फेंकते थे वो हमें दिया था। मैं उसका गवाह ये हूँ कि वो मैक्सिकन गेहूं था, लेकिन हमारे गांव में उसे निरमा बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते थे। भूसा बहुत होता था और उसका आटा इलास्टिक की तरह होता था। तो जो लोग PL 480 का गेहूं खाते थे वो गरीब माने जाते थे। जो RR 21 उस जमाने में खाता था या KL 68 तो बड़ा आदमी माना जाता था। जब दूध की नदियां बहती थी तब तो हमें हफ्ते में एक दिन दूध मिलता था। एक भाई को सोमवार को, दूसरे को मंगल को, तीसरे को बुध को। किन्हीं आंकड़ेबाज ने यह कहा कि उस समय जनगणना इतनी थी और गौएं इतनी थी और हम किसान गांव के रहने वाले हैं, तो छठवें दिन 6 भाई थे तो छठवें दिन दूध मिलता था। ये नदियां बहती कब थी और चारागाह ज़्यादा थे, बंजर भूमि ज़्यादा थी। मैडम जैसा कह के गई हैं कि ऊसर सुधार सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है। हमारा पूरा जिला का 80% ऊसर था। इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई, उन्नाव। अगर कोई अच्छा कैमरामैन दिखा सके तो उन दिनों पहली बारिश पड़ने पे जो रेह फूलता था सफ़ेद सफ़ेद, और उसको कोई दिखाए तो उसको बर्फ़ दिखा सकता था कि ये कश्मीर की बर्फ़ है, और शूटिंग कर सकता था वहाँ। इतनी सफ़ेद कास्टिक होता होगा। और कितना रेह होता था कि उसका ऊपर ऊपर का निकाल करके हमारे घर में कपड़े धोए जाते थे। उदय इंडिया और मार्केट टाइम टीवी का आभार की बहुत ही समसामयिक विषय, जिसका किसानों से और देश की आम जनता से गहरा संबंध है, वर्जिन लैंड सिक्योरिटी समिट 2025 का आयोजन किया। ऐसे मंच पर अभी भी हमारे बीच से अपनी बात करके गए हैं सरस्वती पुत्र डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी साहब, सुधांशु मित्तल साहब, सारंगी साहब, मनचंदा जी, दीपक जी। कृषि और अन्य क्षेत्रों में पशुपालन जिनका उल्लेखनीय काम है, जिन लोगों को आज अवार्ड दिया गया है, सारे अवार्डीज और देवियों सज्जनों, मैं आभारी हूँ दीपक जी का कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली परिचर्चा में मुझे याद किया। सारंगी ठीक कह रहे थे, अतिथि वो होता है जो बिना तिथि के आ जाए। आगरा में मुझे इनविटेशन नहीं मिलता है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है। समोसे बुक हो जाते हैं, वेन्यू बुक हो जाता है, बैनर बन जाता है, माइक आ जाता है। मुझे कहा जाता है कि कल इतने बजे आपको आना है या परसों आना है। ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए, जैसे आपका और दीपक जी का और जैसा मेरा और आगरा के लोगों का रिश्ता है कि वो आ ही जाएंगे। ये रिश्ते कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। मुझसे कभी तिथि नहीं मांगी गई, 99% तो मुझसे मांगी नहीं जाती है। मुझे बताया जाता है कि आपको आना है। ये रिश्ते हैं जो चुनाव के परिणामों में सुखद परिणाम भी देते हैं। मुझे लगता है एक सी ही बात हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, किस प्रकार से दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव फर्टिलाइजर के, कीटनाशक के हो रहे हैं। मैंने दीपक जी से कहा था कि मैं कोशिश करूंगा थोड़ा विषय बदलूं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और दिल के बहुत करीब उनकी सोच है कि किसानों की आय को दुगनी की जाए। अगर खेती से इनकम दुगनी हो रही होती
तो ये देश अरबपतियों का देश होता है, क्योंकि हम वर्षों वर्षों से खेती ही कर रहे हैं। उन्होंने तरीके बताए कि खेती के साथ और खेती को भी कैसे हम बदलें तो इनकम दुगनी हो सकती है। तो परंपरागत खेती छोड़ करके थोड़ी उन्नत किस्म की खेती, उसके साथ जब जमीन अपने पास है ही तो उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, इनके द्वारा वास्तव में इनकम दुगनी हो सकती है। अब इनकम, जैसे मैं सुन रहा था कि वाइस चांसलर महोदया कह रही थी कि नए जनरेशन खेती नहीं करना चाहती। जीन्स पहनने वाले बच्चे खेतों में नहीं जा रहे हैं। गोबर की, गुजरात के लोगों ने गोबर की सैलरी के बारे में बात की और नई पीढ़ी सरकारी सैलरी लेना चाहती है और आप गोबर की सैलरी की बात उससे कर रहे हैं। अब जो थोड़ा सा आशा है वो उन बच्चों से है जो MBA किए हैं, BBA किए हैं, BCA किए हैं, MCA किए हैं, होटल मैनेजमेंट, ITI नहीं, IITians, वो जरूर रिस्क भी ले रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं। कई बार लगता है कि फर्टिलाइजर और इसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन मैं ही उस पीढ़ी का हूं जब होली दिवाली पूड़ी और कचौड़ी बनती थी हमारे बचपन में, और रिश्तेदार के आने पे गेहूं की फुलकियां बनती थी। 10-20 साल बाद ये भाषण अच्छा नहीं लगेगा नई पीढ़ी को। अभी वो पीढ़ी जिंदा है जो खुद को सोचती है कि हमारे साथ हुआ। हम भाइयों में ये कंपटीशन होता था कि फूफा के आने पे तुम कंपनी के तौर पर खाना खाने के लिए बैठे थे तो तुम्हें गेहूं की रोटी मिली थी। अब जीजा के आने पे हम बैठेंगे, क्योंकि उसके सहारे एक घर का आदमी बैठता है रिश्तेदार के साथ, तो हमें भी फुलकियां मिल जाएगी। सारंगी जी जिस अमेरिकन गेहूं की बात कर रहे हैं, PL 480 में ये समझौता हुआ था और शायद जो गेहूं समुद्र में वो फेंकते थे वो हमें दिया था। मैं उसका गवाह ये हूँ कि वो मैक्सिकन गेहूं था, लेकिन हमारे गांव में उसे निरमा बोलते थे, पता नहीं क्यों बोलते थे। भूसा बहुत होता था और उसका आटा इलास्टिक की तरह होता था। तो जो लोग PL 480 का गेहूं खाते थे वो गरीब माने जाते थे। जो RR21 उस जमाने में खाता था या KL 68 तो बड़ा आदमी माना जाता था। आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल मिल रहा है। अब कृषि वैज्ञानिकों का योगदान को तो बहुत मानना पड़ेगा। आप ही के राज्य में हम अखबारों में पढ़ते थे कि कालाहांडी में कुछ लोग भूख से मरते थे। मैंने ये कहा था कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। सरकारें हमेशा बचेंगी कि बीमारी से मरे, भूख से नहीं मरे, तो पोस्टमार्टम में बड़ी आंत में पता चल जाएगा पिछले 48-72 घंटे में कुछ खाया या नहीं खाया। और यदि भूख से मरते हैं तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कम से कम उस राशन विक्रेता और SDM और फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ
304 का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, ऐसा मैं जब पहली बार सांसद बना था तो बोला था। परिवर्तन कितना आया कि अब 5 किलो जो भूख से मर रहे हैं उनके पास राशन कार्ड तो हो गई उस जमाने, तो 5 किलो गेहूँ चावल यदि मिले, बल्कि उल्टा हो रहा है, जो गेहूँ नहीं खाते हैं वो गेहूँ बेच रहे हैं। हम आगरा के लोग राइस ईटर नहीं हैं तो चावल बेच रहे हैं और उसका और कुछ खरीदा जा रहा है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तो 5 मुर्रा भैंसें अगर किसी के पास हैं या 5 गिर गाय हैं तो 5 बीघे जमीन से किसान से ज़्यादा मालदार है। खेती आपकी तब है जब अतिवृष्टि से बच जाए, अनावृष्टि में बच जाए, ओले से बचे, पाले से बचे, कोहरा से बचे, धुंध से बचे। और आजकल तो एकदम नई चीज आई है कि निराश्रित गौवंश से बच पाए। पहले हम नील गाय तक केवल बोलते थे यूपी में कि नील गाय से बच जाए, अब आवारा कहना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, निराश्रित गौवंश से बच जाए, तब खेती आपकी है। तो अब वो घाक की बात मानी नहीं जाएगी ना कि उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। अब नहीं, वो घाक की बात अब नई पीढ़ी नहीं मानेगी। लेकिन मेरा विश्वास है कि ये 20-25 साल बाद सिद्ध हो जाएगा, उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। किसी ने कहा था गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। तो ये संतोष धन तो आना नहीं है, तो हम क्यों ना गोधन की तरफ चलें। बड़ा मुश्किल है अब संतोष धन आना, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी जी का कि 33 कोटि देवी देवता होते हैं या योनियाँ होती हैं, कोटि, तो उसमें 32,99,99,999 के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक के केवल ह्यूमन के। और मेरे पास जो मंत्रालय है उसमें 32,99,99,000। तो ये ईश्वर की कृपा है मेरे पास, और ऊपर से जिसमें गाय हूँ, गौ माता हूँ, जिसमें पूरा ब्रह्मांड है। हम तो रेप्टाइल्स का भी इलाज करते हैं, पक्षियों का भी करते हैं, स्टे डॉग्स का भी करते हैं। तो इनकम थोड़ा ये भी है, केवल प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती पर ही हम सीमित के ना रहें। अगर मैं बस एक विषय पे ये बोलता हूँ, जब दूध की नदियां बहती थी तब तो हमें हफ्ते में 1 दिन दूध मिलता था, एक भाई को सोमवार को, दूसरे को मंगल को, तीसरे को बुध को। किन्हीं आंकड़ेबाज ने ये कहा कि उस समय जनगणना इतनी थी और गौएं इतनी थी, और हम किसान गांव के रहने वाले हैं, तो 6वें दिन, 6 भाई थे तो 6वें दिन दूध मिलता था। ये नदियां बहती कब थी और चारागाह ज़्यादा थे, बंजर भूमि ज़्यादा थी। मैडम जैसा कह के गई हैं कि ऊसर सुधार सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है। हमारा पूरा जिला का 80% ऊसर था, इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हरदोई, उन्नाव। अगर कोई अच्छा कैमरामैन दिखा सके तो उन दिनों पहली बारिश पड़ने पे जो रेह फूलता था सफ़ेद सफ़ेद, और उसको कोई दिखाए तो उसको बर्फ़ दिखा सकता था कि ये कश्मीर की बर्फ़ है, और शूटिंग कर सकता था वहाँ। इतनी सफ़ेद कास्टिक होता होगा, और कितना रेह होता था कि उसका ऊपर ऊपर का निकाल करके हमारे घर में कपड़े धोए जाते थे। लेकिन सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने और डॉक्टर लोहिया ने एक भूमि सेना के गठन की बात की थी। इटावा के गेस्ट हाउस में रुके तो जहाँ तक निगाह पड़ रही थी बंजर भूमि थी, तो ये उनकी सोच थी कि भूमि सेना बनाई जाए, जो जितनी भूमि को एग्रीकल्चर लाइक कर सके उसको ही पट्टा कर दिया जाए। मुझे लगता है कि भूमिहीन लोगों को जो पट्टे हुए हैं वो सारे ऊसर के ही पट्टे हैं। जो मैंने अपने राजनीति की शुरुआत में ऊसर देखा था, किसानों की मेहनत से और सरकारों से जिप्सम वगैरह देने से
आज वहाँ आलू की खेती हो रही है, और आलू तभी होता है जब ज़मीन बहुत अच्छी है। अब ऊसर ढूंढे नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप रेलवे लाइन से जब कानपुर की तरफ जाते होंगे तो आपको ऊसर उस ज़माने में दिखाई पड़ता होगा। तो जोत तो बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं, जोत बढ़ी है, लेकिन शहरीकरण भी तो बहुत बढ़ा है। और जब से किसानों को उनकी ज़मीन लेने पर सर्किल रेट का 4 गुना मिल रहा है, मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि साहब कोई प्रोजेक्ट लाओ, हम अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं। और पहले मुआवजा ना के बराबर मिलता था। तो जो निराश्रित गौवंश है, अब हम किसान की इनकम को किस प्रकार से दुगना एक ही आइटम से बढ़ा सकते हैं? दुनिया भर की चीज़ें, गाय, जब थोड़ा सा पीछे ले चलूं कि एक ज़माना वो था, मदर इंडिया जब फिल्म आई थी, मैंने नहीं भी देखी होती तो अपने गांव में देखा था। शायद मैंने मदर इंडिया देखी भी नहीं है, मैंने किसी से सुना है कि नरगिस अपने कंधे पर हल चला रही थी क्योंकि 2 बैल नहीं खरीद सकती थी। तो हमारे गांव में बछड़ा पैदा होने पर 60 साल में इतना फर्क आएगा, इतना तो नहीं सोचा था कि बछड़ा पैदा होने पर ढोलक बजाई जाती थी, सोहर के गीत रात में गाए जाते थे, मिठाई बांटी जाती थी। जैसी बड़ी जिज्ञासा होती थी, जैसे आजकल लोगों को जिज्ञासा होती होगी कि लड़का होगा या लड़की, ऐसे किसान को बड़ी जिज्ञासा होती थी उसकी गाय बछड़ा देगी या बछिया देगी। बछिया देने पर मुंह बनाता था और बछड़ा देने पर मिठाई बांटी जाती थी। क्यों? इतनी गरीबी थी कि हमारे पास 2 बैल नहीं होते थे। तो हमने तो ऐसे भी अपने घर में खेती होते देखा कि 1 बैल हमारा और 1 बैल आपका, आप हमारे खेत जोतवा दो, हम आपके खेत जोतवा देंगे, चारा अपना अपना खिलाएंगे। और गरीबी में ये हुआ कि 1 बैल हमारे पास तो है, सामने वाले पे बैल भी नहीं है, तो उसका भैंसा, क्योंकि भैंसे की कीमत आधी होती थी बैल से, और आजकल उसकी 10 गुनी है। 10 गुनी क्या है, माने बैल की तो कोई कीमत नहीं। तो 1 हमारा बैल, 1 आपका भैंसा, ऐसे खेती हुई। फिर हम भी गरीब हैं तो 1 भैंसा हमारा और आप पे भैंसा भी नहीं है, तो पड़िया, जब तक वो गाभिन नहीं हो रही है उसको भी नाथ डाल के खेती करने का काम किया। अब बछड़ा यूजलेस हो गया, इसलिए वो प्राइसलेस हो गया है। हमारे समय तो मजबूरी थी, सेक्स सॉर्टेड सीमन आया नहीं था, एआई होती नहीं थी। गाय हीट पे आती थी तो बड़ा भाई रस्सी पकड़ के आगे चलता था, पीछे डंडा लेके हम चलते थे, गांव गांव सांड को ढूंढते थे। भाई सुबह तो सांड दिखाई पड़ा था, अब तो पता नहीं कहाँ है। तो ऐसे 3-4 गांव 20-25 किलोमीटर चलने पर जाके कोई सांड मिलता था। जैसे ही तब बछड़े का उपयोग क्या था, बैल का रहट चलता था। अब तो मुझे ही अपने बच्चों को ड्राइंग करके बताना पड़ेगा रहट कैसी होती थी। मैं ढेकली की बात नहीं कर रहा, अभी पुर की बात नहीं कर रहा। तो रहट चलता था, बैलों की जरूरत थी, बैलगाड़ी होती थी, बैलों की जरूरत थी, हल चलता था, बैलों की जरूरत थी, कोल्हू चलता था, बैलों की जरूरत थी। और एक शब्द जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो तो 99% लोग अब नहीं जानते हैं, दाएं होती थी। गेहूं को काट के डाल दिया और उसके चारों तरफ बैलों के खुरों से क्रश कराते थे, जो 6-7 दिन में जाकर के 5-7 कुंटल गेहूं निकल पाते थे। और इतना बड़ा भूसा होता था जो गाय खाने में मना करती थी। जैसे ही क्रेशर आया तो कोल्हू गायब, जैसे ही थ्रेसर आया तो दाएं गायब, जैसे ही पंपिंग सेट आया तो रहट गायब, जैसे ही ट्रैक्टर या मेटाडोर आई तो हल चला गया और बैलगाड़ी चली गई। तो थोड़ा ये सभागार में बैठे हुए लोगों से ये कहना चाहूँगा कि लोगों से ये कहें, जब सेक्स सॉर्टेड सीमन आ ही गया है वर्गीकृत बीज, तो अपनी गाय को एआई के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान से, सेक्स सॉर्टेड सीमन से अगर गर्भ धारण कराएंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि 90% बछिया ही पैदा होगी। और बछिया पैदा होगी तो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 की हो जाएगी, और तब तक रहेगी घर पे जब तक वो दूध देती है, वो गर्भ धारण करेगी। और नंदी महाराज अगर पैदा हो गए तो ये पहले दिन से ही पैरासाइट हो जाएंगे। तो सारा अर्थशास्त्री लोग थोड़े अर्थशास्त्र के विद्वान हैं, किसान से ज़्यादा अर्थशास्त्री कौन है?
मेरे पास 5.5 बीघे ज़मीन है, मैं 2 बैल रखूं, 2 फसलें होती हैं, साल में 10 दिन जुताई होगी और 365 दिन में बैलों को सानी खिलाऊं। मैं तो किसान के साथ हूं। और अगर हम ट्रैक्टर बुला लेंगे बीघा के हिसाब से या घंटे के हिसाब से, तो ट्रैक्टर चलेगा तो डीजल पिएगा, बैल चले या ना चले चारा खाएगा। तो 365 दिन क्यों किसान? और लघु सीमांत किसानों का ये देश है। नंबर 2 बात, खेती ही एक ऐसी है जो ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, और खेती गजब की चीज़ है। जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा होता है आधी हो जाती है, थोड़े दिनों बाद ट्रैक्टर घूम नहीं पाया करेगा, क्यारियों में खेती होगी। अब मेरे पिताजी पे जितनी ज़मीन थी, हम 6 भाई होते ही 1/6 होगी, और हम भी 6 कर देते तो 36 हिस्सों में चली जाती। तो जैसे ही पुत्र या पुत्री पैदा होती है, ज़मीन आधी उस व्यक्ति की हो जाती है। तो ये लघु सीमांत किसानों वाला देश है, हम खेती के साथ साथ। लेकिन मैं किसानों से कहना चाहूँगा कि कुछ नए लड़के हैं जो ज़मीन खरीदते हैं, पशुपालन करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, फिशरी कर रहे हैं। पहले ज़मीन जो बहुत महंगी है आजकल, ज़मीन खरीदते हैं, फिर इसके बाद वो मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो जो उसके पास ज़मीन है वो ये साथ की चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं? पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुगर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन आदि। उसके लिए तो ज़मीन का पैसा बचेगा, खेत खरीदने का पैसा बचेगा। तो सभागार के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि लोगों से कहें तो अगर 50 करोड़ गाय हैं, वो जितना दूध दे रही हैं, 3 साल में 90 करोड़ गाय दूध देने लगेंगी। 10% केवल बछड़े पैदा होंगे। ऊपर से एक और गारंटी है कि वो बछिया होगी, वो साहिवाल की होगी, अथवा थार पारकर की होगी, अथवा गिर की होगी, अथवा हरियाणवी होगी, अथवा महाराष्ट्र में कांकेज वगैरह या हमारे बनारस की तरफ गंगा तीरी होगी। दूसरा, मेरा विभाग है तो मैं दूसरों को क्या कहूँ, यहाँ फेडरल सिस्टम की बड़ी सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। मैं ही पशुपालन देख रहा हूँ तो मैं किससे कहूँ? राज्यों से कहना पड़ता है कि जब एफएमडी करने हमारा डॉक्टर जाता है तो पैदा हुए बछड़े का बधियाकरण भी कर दे, तो फिर सड़क छाप बच्चे नहीं पैदा होंगे। दूसरा, सांड एग्रेसिव होता है, वो आपस में लड़ते हैं और किसी पे गिरते हैं तो वो उसकी टांग टूट जाती है। जो बैल होता है या जिसका बधिया करा देते हैं, जिसे खस्सी कहते हैं, वो उतना एग्रेसिव नहीं होता है। पहले 1 लाख बछड़ों में कोई एक ऊंचा बड़ा आदमी अपने बछड़े को समाज के लिए छोड़ देता था कि सांड बने, तो वो मुझे लगता पुण्य का काम था। आजकल सारे ही लोग छोड़ रहे हैं। तो पोमेरियन कुत्ते की कीमत फिर भी 5,000 है, लेकिन इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में बछड़े की कोई कीमत नहीं है। मैं जब से राजनीति में आया हूँ, मैंने हल चलते हुए जलेसर लोकसभा और आगरा लोकसभा और टूंडला जहाँ जहाँ से जीत गया हूँ, मैंने हल चलते हुए नहीं देखा है। तो उसको पैदा ही ना करें बछड़े को, और जो 10% होंगे वो उसके एआई के काम आएंगे। तो किसान की, अब बताइए, अब आप बता रहे हैं कि दूध की नदियाँ बहती थी, 12 ग्राम हिस्से में आता था दूध, आज 471 ग्राम हिस्से में आ रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक और फार्मिंग पे जब के बात हो, मैं जब पहली बार एमपी बना था तो 10वें दिन एक व्यक्ति आया कि मुझे कैंसर है, तो डर के मारे मैं ही खड़ा हो गया कुर्सी से। तो मैंने उससे कहा 3 विकल्प हैं, या तो कल एम्स के गेट पे मिल, या एपी एक्सप्रेस से जाता हूँ उसके फर्स्ट क्लास के डब्बे के आगे मिल, या निजामुद्दीन स्टेशन पे मिलना, या मेरे घर आ जाना। तो उसको लगा घर आ जाना ज़्यादा अच्छा है, तो रात को आके मेरे घर सो गया। सुबह में उसको अपना उतरा, ऑटो से एम्स गया, तो शायद वेणुगोपाल थे मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो मैंने उससे कहा कि मैं एमपी हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनको कैंसर हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ, नाम बताओ। तो मैंने उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आप एमपी हो या नहीं हो, पहले तो ये बताओ। मेरे पूरे जीवन में कोई सांसद, यदि आप सांसद हो तो पहला सांसद है जो किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आया जिसका नाम ही नहीं पता। तो मैंने कहा नाम, जात और धर्म पूछना कहाँ जरूरी है, इसकी जान बचानी है। मैं अभी उस विषय पे आके अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद अगली बार जीता तो महीने में आने लगा, तीसरी बार जीता तो हफ्ते में आने लगा कैंसर का मरीज, चौथी बार जीता तो रोज आने लगा।
5वीं बार जीता तो 2-3 रोज आने लगे, 6वीं बार जीता तो 6-7, और 7वीं बार जीता तो सो के उठता हूँ मैं, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन वाला आए या ना आए, कैंसर का मरीज से आंख जब खुलती है तो उससे मुलाकात होती है। तो मेरे ये 27 साल के संसदीय काल में क्या परिवर्तन आया है? मुझे लगता है अगर कोई सबसे बड़ा परिवर्तन आया है तो कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग और फर्टिलाइजर का अंधाधुंध। बाकी आप पोल्यूशन कर रहे तो गाँव में महिलाओं को जहाँ पोल्यूशन है नहीं है उनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, वो कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं पी, तंबाकू नहीं खाती, उनको कैंसर हो रहा है। तो फिर क्या उनमें फ़र्क है? एक ये प्लास्टिक युग आ गया है, एक ये रहा होगा। दूसरा मुझे लग रहा है कि अब ये सुधांशु जी से मैं कह रहा था 70 साल, मैं 65 साल का हूँ। मैंने जब पहली बार अपने घर में यूरिया देखी तो मैं यूरिया नहीं जानता था, पहली बार देखी तो मैंने दूध में डाल ली, चीनी है। या कैसी चीनी है, अम्मा से कहा, ऊपर से बहुत ख़राब हो गई है और मीठा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ये खाद है। तो ऐसा नहीं था कि गांव में बहुत ज़्यादा यूरिया और डीएपी, मुझे लगता है ये 60 के दशक से ही शुरू हुआ है जी, ग्रीन रिवोल्यूशन से। तो उसने ये तो दिया कि भूख से तो नहीं कोई मर रहा है, लेकिन इस ग्रीन रिवोल्यूशन से मुझे लगता है कि कैंसर से या अन्य बीमारियों से निश्चित। अब कुछ ऐसे अनुभव सरकार में होने के बाद बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं बोल पाते। लौकियों में इंजेक्शन लग रहे हैं, आम कैसे पकाया जा रहा है। पूरी सीधी लौकी हो तो मत खरीदना, जो नेचुरल होती है वो ऊपर जहाँ उसका बेल से लगी होती है वहाँ टेढ़ी होगी, और जो सीधी है वो रात भर में बढ़ती है तो स्टेट बढ़ती है। अब इतना हम लोग पैसे के पीछे हो जाएंगे कि सब्जियों में भी। अच्छा, आपके घर में कितने साल से आपने देखा कि भिंडी में कीड़ा नहीं लगा है? कीड़े वाली भिंडी देख रहे हो? बैंगन कीड़े वाले देख रहे हो? मिर्ची कीड़े वाली आ रही है क्या घर में? आ रही। और हमारी 50 बार तो पिटाई हुई है इस बात पर कि सब्जी लेने गए थे और कीड़े वाले बैंगन ले आए, खूब देखते थे तो भी 2-3 छेद वाला तो हो ही जाता था। फिर माँ उसको आड़ा टेढ़ा काट के उसमें से जिंदा कीड़ा, और जब हो जाता तो मुझे लगता हमारे घर में तो राख डाली जाती थी बैंगन पर, तो राख से थोड़ा बहुत बचत होती होगी। लेकिन आजकल जैसी कीटनाशक छिड़का जाता है तो जो कीड़े को मार सकता है वो कहीं ना कहीं हमारा भी नुकसान कर रहा होगा। और कुछ ऐसे कीटनाशक है कि अब महिलाएं क्या करती हैं, एक बार बस पानी में से ऐसे निकाल देती हैं। ये भी मुझे एक बहुत बड़ा कारण नज़र आ रहा। दूसरा एक वो इंजेक्शन है, भैंस का बच्चे को दूध नहीं पिलाते हैं तो वो मर जाता है। अब भैंस कैसे दूध दे? तो एक तो उसमें भूसा भर दिया था। अब भैंसें भी इंटेलिजेंट हो गई हैं, समझ जाती हैं कि ये भूसा भरा हुआ बच्चा है। तो हमारी माँ तो कहीं जा ही नहीं पाती थी क्योंकि उनके हाथ की सब पशु दूध देते थे। तो एक आध बार उनकी धोती पहनाई किसी लेडी को, अम्मा मायके गई तो गाय ने सूंघ के बता दिया कि तुम, या दूधने के स्टाइल से समझ गई होगी। एक हतू कहते हैं गाँव में कि एक हाथ से लगने वाली। आजकल वो कौन सा इंजेक्शन है, 1 रुपये का आता है, हाँ वो लगाते हैं। तो 3 कुंटल की भैंस को जब 1 रुपये का इंजेक्शन इतना उद्वेलित कर देता है कि वो दूध देने पर मजबूर हो जाती है, तो फिर वो हमें भी तो लौट के आता होगा, ऐसा लगा। तो मैं बस आपसे एक पॉइंट पर आज बात करना चाहूँगा कि जो भी किसान आपको मिले उसको कृत्रिम गर्भाधान द्वारा वर्गीकृत वीर्य का इस्तेमाल करें, जिससे बछिया तो बछिया, फिर उसकी बछिया, फिर उसकी बछिया, फिर उसकी बछिया, जो दूध की नदियाँ बहती थीं, ये मुहावरा रहा होगा। लेकिन 3-4 साल अगर किसान इस बात को मान ले तो मेरे ख्याल से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 100 रुपये का एक डॉज कर दिया, तो 3 बार में तो गर्भधारण हो ही जाएगा 300 रुपये में। तो 300 रुपये में गर्भधारण होगा तो 90% बचिया होगी, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हज़ार की होगी और नंदी महाराज पैदा हो गए। तो क्या होगा ये आप लोग देख ही रहे होंगे कि जब मैं बुंदेलखंड जाता हूँ तो एस्कॉर्ट का काम लोगों से बचाना नहीं होता है, उसका काम होता है गायों के बीच में से किस प्रकार से आपका रास्ता बना करके आपको गंतव्य स्थान पे। और जो भी एक्सीडेंट हुए मैंने ज़्यादातर देखा कि काले रंग की गायों के द्वारा या नंदी महाराज के द्वारा
ज़्यादा। तो एक बधियाकरण हो जाए, दूसरा इनको पैदा ही मत होने दो, क्योंकि यांत्रिक युग में इनका कोई उपयोग नहीं है। और गाय की महिमा के बारे में सारंगी जी ने विस्तार से बताया है, तो मैं केवल भाषण नहीं देता हूँ, मेरे पास 2 गाय भी हैं, मैं गाय भी पालता हूँ और उसकी सेवा कर रहे हैं। कुछ तो बात होगी जो दधीच जी के यहाँ, विश्वामित्र के यहाँ, वशिष्ठ जी के यहाँ, भारद्वाज जी के यहाँ, सबके यहाँ गाय थी, गाय दान में दी जाती थी, तो कुछ तो महिमा होगी उसके। और जब आपने कहा कि बारिश से खेती, बारिश यज्ञ से, यज्ञ गाय से, अब जब भी फिल्मों या टीवी में देखते हैं तो जब ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं तो ये राक्षस लोग उसी में कुछ शराब डाल देते हैं, मीट डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, पिटाई करते हैं। इसका मतलब यज्ञ से कुछ ऐसी चीज़ उत्पन्न होने वाली है जो दुर्जनों के लिए ठीक नहीं है और सज्जनों के लिए ठीक है। तो गाय की महिमा है। गाय का अकेला ही गोबर है जो चूल्हा हमारा घर में उसी से लीपा जाता था। अब उसको आप, जो लोग उसको गंदगी मानते हैं वो मानते हैं, लेकिन फिर भी निराश्रित गौवंश को गौशाला एक टेम्परेरी काम है। जितनी देर आज वार्ता हुई है, इतनी देर में जितनी गाय बच्चे पैदा किए होंगे उनमें आधे बछड़े पैदा होंगे, आधी बछिया पैदा हुई होंगी। बछिया होगी तो रहेगी। और इस युग में जब वृद्धाश्रम में माँ भेजी जा रही है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि गाय को टिल डेथ, कितने अच्छी हमारी पुरानी पीढ़ी थी, मैं तो उसका खुद गवाह हूँ कि हमारे बैलों ने 8 साल हमारी खेती की, 10 साल, फिर वो इतने अशक्त हो गए कि वो हल नहीं चला पाते थे, लेकिन वो मर भी नहीं रहे थे। और तब ये वाहनियाँ नहीं थी, तब गौवंश वध निवारण अधिनियम बहुत सख्ती के साथ नहीं था। गांव-गांव चेक वाली लुंगी लगाए हुए कुछ कसाई घूमते थे, लेकिन हमारे गांव में कसाई को घुसने नहीं दिया गया। चारागाह ज़्यादा थे और हम गरीब थे, लेकिन ऐसा 1-1.5 साल निकलता है टाइम जब बैल मरता भी नहीं है और खेती करने लायक भी नहीं होता है, तो टिल डेथ उसको खूंटे पर हम लोग चारा देते थे। मुझे याद है, अगर 2 दिन पानी मत पिलाओ तो डिहाइड्रेशन में मर सकता था, तो हम पानी की बाल्टी लेके जाते थे। वो उठ नहीं पाता था तो उसकी बाल्टी टेढ़ी करते थे, उसके मुंह पे पानी डालते थे, तो टेढ़ी बाल्टी करके उसे पानी पिलाते थे, लेकिन कसाई को कभी अपने घर में घुसने नहीं दिया। आज जब अमीर हैं तो क्या हो रहा है? धन्यवाद।